आज के इस नई डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो कागज पर तो शायद बस एक कानूनी दस्तावेज लगता है। हाँ, अक्सर लोग इसे बस एक चैप्टर मान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन असल में ना ये हर इंसान के रोजमर्रा के वजूद, उसकी आज़ादी और उसकी गरिमा का पूरा ब्लूप्रिंट है। एकदम सही कहा आपने। आज की इस चर्चा का हमारा जो मिशन है वो हमारे पास मौजूद एक बेहद दिलचस्प स्रोत का विश्लेषण करना है। ये स्रोत दीपक क्लासेस के कुछ स्टडी नोट्स हैं। जो कि काफी विस्तृत और सटीक नोट्स हैं। हाँ, और ये स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के भाग 3 यानी हमारे मौलिक अधिकारों का पूरा खाका खींचते हैं, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो ये महज अनुच्छेदों की कोई सूखी सी सूची नहीं है, बल्कि एक तरह का सर्वाइवल गाइड है कि एक नागरिक के तौर पर हमारी शक्तियां आखिर हैं क्या। ये सर्वाइवल गाइड शब्द ना आपने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। मतलब अगर हम इस स्रोत की शुरुआत को ही देखें तो ये स्पष्ट करता है कि ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक फैले हुए हैं। 12 से 35 तक। हाँ, और वर्तमान में हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन इस स्रोत की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सीधे अधिकारों पर नहीं कूदता। अच्छा, तो ये शुरू कहाँ से होता है? ये शुरुआत करता है अनुच्छेद 12 से, जो ये परिभाषित करता है कि आखिर राज्य यानी स्टेट क्या है। राज्य मतलब जैसे यूपी या महाराष्ट्र? नहीं, यहाँ राज्य का मतलब सिर्फ प्रांतीय सरकारें नहीं हैं। स्रोत के अनुसार इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल और यहाँ तक कि स्थानीय और सरकारी नियंत्रण वाले सारे निकाय भी शामिल हैं। ओहो, मतलब पूरा का पूरा सरकारी सिस्टम। एग्जैक्टली। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार असल में इसी राज्य की असीमित शक्तियों के खिलाफ हमें दी गई एक ढाल हैं। परीक्षा के नजरिए से भी स्रोत में साफ लिखा है कि मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध लागू होते हैं, तो उत्तर है राज्य। ये तो एक बहुत ही मजबूत विचार है। मतलब इससे पहले कि हम ये बताएं कि आपके पास क्या शक्तियां हैं, हम ये बता रहे हैं कि आपको किससे बचकर रहना है। बिल्कुल। सरकार या सिस्टम बहुत शक्तिशाली हो सकता है ना? हाँ, इसलिए नागरिक को ये ढाल दी गई है। तो चलिए फिर इस स्रोत में दिए गए पहले अधिकार को खोलते हैं, जो है समानता का अधिकार या राइट टू इक्वालिटी, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। राइट। अब स्रोत में अनुच्छेद 14 के तहत 2 भारी भरकम शब्दों का जिक्र है। पहला है विधि के समक्ष समता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा है कानून का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों सुनने में काफी एक जैसे लगते हैं। यही सोच रही थी कि ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें असल में फर्क क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही बारीक लेकिन अहम फर्क है। विधि के समक्ष समता का सीधा सा मतलब है कि कानून अंधा है। मतलब कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं? बिल्कुल नहीं। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, अधिकारी हो या कोई आम इंसान, कानून की नजर में सब एक हैं। ये किसी भी तरह के मनमानी शासन को रोकता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन असली पेच दूसरे हिस्से में है, यानी कानून के समान संरक्षण में। इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ ही समान व्यवहार होना चाहिए। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? इसे ऐसे समझिए कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति को एक ही तराजू पर नहीं तौल सकते ना। हाँ, दोनों की जरूरतें अलग है। हाँ, ये बात तो है। और यहीं से स्टडी शीट का अगला हिस्सा यानी अनुच्छेद 15 और 16 तस्वीर में आते हैं, जहां बात थोड़ी जटिल और असल जिंदगी के ज्यादा करीब हो जाती है। हाँ, मैंने भी स्रोत में देखा कि अनुच्छेद 15 स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई भेदभाव नहीं। लेकिन उसी साथ में नोट्स में ये भी लिखा है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल लिखें। और यहीं पर स्रोत में 103वें संविधान संशोधन का जिक्र है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण लाया गया। तो क्या ये समानता के मूल विचार का ही खंडन नहीं है? कैसे? मतलब एक तरफ हम कह रहे हैं कि सब बराबर है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि विशेष प्रावधान करेंगे। देखिए, ये खंडन बिल्कुल नहीं है, बल्कि अगर आप गहराई से सोचें तो ये समानता का सबसे परिपक्व रूप है। किताबी समानता और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा अंतर होता है।
वो तो है, जमीनी हकीकत काफी अलग होती है। अगर समाज के कुछ वर्ग ऐतिहासिक या आर्थिक कारणों से रेस में बहुत पीछे छूट गए हैं, तो उनके साथ आंख मूंदकर समान व्यवहार करना ही सबसे बड़ा भेदभाव होगा। ओह अच्छा, मतलब सबको एक ही स्टार्टिंग लाइन पर लाना जरूरी है। एग्जैक्टली और इसी विचार को अनुच्छेद 16 आगे बढ़ाता है, जो सरकारी नौकरियों यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। जहाँ सबको समान अवसर मिले। हाँ, लेकिन शुरू में एक बहुत अहम बात है। 1992 के इंदिरा साहनी मामले का विशेष रूप से उल्लेख है। अरे हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। जिसने यह तय किया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा सामान्यतः 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब एक बैलेंस बनाने की कोशिश है ये। बिल्कुल, यह एक तरह का संतुलन था कि पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाना भी है, लेकिन साथ ही सामान्य अवसरों को भी पूरी तरह से खत्म नहीं होने देना है। ये संतुलन बनाना वाकई एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम लगता है, और इसी समानता को ना समाज की नसों में पूरी तरह दौड़ाने के लिए अगला अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 17। राइट, अनुच्छेद 17, जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का पूरी तरह से अंत करता है और इसे एक दंडनीय अपराध घोषित करता है, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी था। और इसके ठीक बाद अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। तो इसका मतलब अब कोई खुद को महाराजा या लॉर्ड नहीं बुलवा सकता। बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ कहता है कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। हाँ, लेकिन सिर्फ सैन्य और शैक्षणिक उपाधियां ही मान्य हैं, जैसे डॉक्टर या कर्नल या कैप्टन। अच्छा, तो ये जो एजुकेशन या फौज से मिलती हैं वो मान्य है। हाँ, क्योंकि जब आप समाज से ये कृत्रिम उपाधियां और सदियों पुरानी कुप्रथाएं हटाते हैं, तभी एक ऐसा खुला मैदान तैयार होता है जहां सब बराबरी से खड़े हो सकें। एक फेयर प्लेग्राउंड कह सकते हैं इसे। बिल्कुल। और जब समानता का ये मैदान तैयार हो जाता है, तब नागरिक अपनी आज़ादी का सही मायनों में इस्तेमाल कर सकता है। यही कारण है कि इस दीपक क्लासेस की स्टडी शीट का दूसरा हिस्सा स्वतंत्रता के अधिकार पर केंद्रित है, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। जी। स्वतंत्रता, ये शब्द सुनते हैं ना, ऐसा लगता है कि हम कुछ भी करने के लिए आजाद हैं। स्रोत के अनुसार अनुच्छेद 19 हमें 6 तरह की आजादी देता है। वो 6 स्वतंत्रताएं कौन सी हैं? मैं बताती हूँ। स्रोत में लिखा है कि बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने की, संघ या यूनियन बनाने की, पूरे देश में कहीं भी घूमने की, कहीं भी निवास करने की, और अपना पसंदीदा व्यापार या व्यवसाय करने की आजादी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रुकिए, क्या इसका मतलब ये है कि मैं कल को चौराहे पर खड़े होकर कुछ भी भड़काऊ बात बोल सकती हूँ, या किसी के भी घर में जाकर अपना सामान रखकर बस सकती हूँ? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर इस स्टडी शीट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य आता है, जिस पर अक्सर एग्जाम में सवाल बनते हैं। वो क्या है? वाक्य है, इन पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। एग्जैक्टली। कोई भी आज़ादी निरंकुश या पूरी तरह असीमित नहीं हो सकती। अगर आपके बोलने की आज़ादी से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती है या किसी की मानहानि होती है, तो राज्य उस आज़ादी पर ब्रेक लगा सकता है। ये तो एक बहुत ही जरूरी लगाम है, वरना तो आज़ादी पूरी तरह अराजकता में बदल सकती है, कोई कुछ भी कर रहा होगा। बिल्कुल सही। अब अगर हम आज़ादी के इस दायरे से थोड़ा बाहर निकलें और मान लीजिए कोई व्यक्ति कानून के शिकंजे में ही आ जाता है, तब क्या होगा? तब तो शायद पुलिस का राज चलेगा। नहीं, यही तो खूबी है संविधान की। स्रोत में अनुच्छेद 20 और 22 का जिक्र है, जो पुलिस और न्याय व्यवस्था की शक्तियों के खिलाफ भी नागरिक को सुरक्षा देते हैं। अच्छा, स्रोत में अनुच्छेद 20 के तहत 3 तरह की सुरक्षा की बात की गई है, जिनके नाम थोड़े से भारी हैं, जैसे पूर्वव्यापी दंड से संरक्षण। हाँ, शब्द थोड़े भारी जरूर हैं। इससे अगर हम आम जिंदगी से जोड़ें तो इसका क्या मतलब होगा? चलिए इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आज आपने कोई ऐसा काम किया जो कानून के हिसाब से बिल्कुल सही है। ठीक है, मान लिया। लेकिन कल सरकार एक नया कानून पास कर दे कि वो काम अब से अपराध है, तो क्या सरकार आपको उस काम के लिए गिरफ्तार कर सकती है जो आपने कल किया था जब वो काम लीगल था? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अनुच्छेद 20 यही कहता है कि आप पर कोई पुराना कानून थोपकर नई सजा नहीं दी जा सकती। ओह, इसे कहते हैं पूर्वव्यापी दंड से संरक्षण। जी। इसके अलावा इसमें दोहरी सजा से संरक्षण भी है, यानी एक ही अपराध के लिए किसी को 2 बार सजा नहीं मिल सकती। डबल जेपार्डी जिसे कहते हैं। हाँ, और तीसरा है आत्मदोषारोपण से संरक्षण।
मतलब किसी भी इंसान को खुद अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी पुलिस आपको डरा धमकाकर ये नहीं कहलवा सकती कि हाँ मैंने ही ये जुर्म किया है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक आम नागरिक के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। और इसी के साथ जुड़ा है अनुच्छेद 22 जो गिरफ्तारी से बचाता है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है। हाँ, स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कारण बताना होगा, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और उसे अपने वकील से मिलने का पूरा हक होगा। मतलब कोई भी इंसान सिस्टम के अंधेरे में यूं ही गायब नहीं किया जा सकता। सही बात है। और इन सबके बीच मौजूद है वो अनुच्छेद जिसने पिछले कुछ सालों में शायद सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, स्रोत के अनुसार कानून की प्रक्रिया के बिना किसी से भी उसकी जिंदगी आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अदालतों ने समय के साथ इस एक लाइन की व्याख्या को बहुत ज्यादा विस्तृत कर दिया है। हाँ, मैंने स्रोत में एक बहुत ही रोचक बिंदु देखा है। इसमें 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र है, जिसने निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को भी अनुच्छेद 21 का ही हिस्सा मान लिया। ये एक लैंडमार्क फैसला था। ये तो बहुत ही अद्भुत है ना। मतलब 1950 में जब ये संविधान लिखा गया था तब तो इंटरनेट या स्मार्टफोन का कोई वजूद ही नहीं था। बिल्कुल नहीं था। फिर भी आज मेरे व्हाट्सएप संदेशों या मेरे निजी डेटा की सुरक्षा उसी पुराने दस्तावेज के एक अनुच्छेद से तय हो रही है। यही तो एक जीवित और प्रगतिशील संविधान की असल खूबसूरती है। वो समय के साथ खुद को ढाल लेना जानता है। सही कहा। जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से सांस लेना नहीं है, बल्कि गरिमा और निजता के साथ जीना है। और इसी गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A। 21A, शिक्षा का अधिकार। बिल्कुल। इसने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। ये तो बहुत ही बुनियादी जरूरत है। ये इस बात का सबूत है कि राज्य की जिम्मेदारी सिर्फ आपको मरने से बचाना नहीं है, बल्कि आपको आगे बढ़ने का एक बुनियादी मंच देना भी है। ये सफर सच में एक बहुत ही तार्किक क्रम में आगे बढ़ रहा है। मतलब आप देखिए, पहले समानता स्थापित हुई, फिर आजादी मिली और फिर जीवन की सुरक्षा और शिक्षा तय हुई। एकदम सही फ्लो पकड़ा आपने। अब इस स्टडी शीट का जो तीसरा हिस्सा आता है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। जी। इसमें मुख्य रूप से मानव तस्करी, जबरन मजदूरी पर रोक और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकने की बात है। लेकिन मुझे यहाँ एक चीज सोचकर थोड़ी हैरानी होती है। क्या बात है, बताइए। कि जब हमारे पास आज़ादी का अधिकार यानी अनुच्छेद 19 पहले से मौजूद है, तो इसके लिए बिल्कुल अलग से अनुच्छेद बनाने की क्या जरूरत थी? ये एक बहुत ही बेहतरीन और गहरा सवाल है। देखिए, आज़ादी और समानता के अधिकार मोटे तौर पर राज्य यानी सरकार की शक्तियों पर लगाम लगाते हैं। सरकार पर लगाम। लेकिन समाज में शोषण सिर्फ सरकार थोड़ी करती है, ताकतवर लोग, जमींदार या बड़े ठेकेदार भी तो करते हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐतिहासिक रूप से भारत में बंधुआ मजदूरी और मानव व्यापार जैसी भयंकर कुप्रथाएं रही हैं। अनुच्छेद 23 और 24 उसी गहरी सामाजिक बीमारी का सीधा इलाज है। मतलब ये प्राइवेट लोगों के खिलाफ भी है? बिल्कुल। ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी ताकत या पैसे के दम पर किसी कमजोर इंसान की शारीरिक आज़ादी और उसके श्रम को ना खरीद सके। यह शारीरिक स्वायत्तता का सबसे कड़ा कानूनी रूप है। अब समझ में आया। और जब इंसान का शरीर और उसका श्रम सुरक्षित हो जाता है, और तब बात आती है उसकी आत्मा और उसकी आस्था की, जो कि हमारा अगला पॉइंट है। हाँ, स्रोत की चौथी श्रेणी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक फैला है। यहाँ साफ लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेक्युलर राष्ट्र। लेकिन दुनिया के कई देशों में धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि धर्म और राज्य के बीच एक बहुत ही सख्त दीवार होगी। क्या भारत का मॉडल भी बिल्कुल वैसा ही है? नहीं, भारत का मॉडल पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म का विरोध या उससे पूरी तरह अलगाव नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन वह सभी धर्मों का समान आदर करेगा। स्रोत साफ बताता है कि अनुच्छेद 25 हर इंसान को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है।
और अनुच्छेद 26? अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को अपने मामलों का खुद प्रबंधन करने का अधिकार देता है। इसमें एक बिंदु अनुच्छेद 27 के बारे में भी है, जो कहता है कि किसी विशेष धर्म के लिए कोई कर या टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब कि सरकार मुझसे टैक्स के पैसे लेकर किसी एक खास धर्म का धार्मिक स्थल खड़ा नहीं कर सकती। राइट। एकदम सही समझे आप। और साथ ही अनुच्छेद 28 कहता है कि पूरी तरह से सरकारी पैसे से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बिल्कुल। ये सब मिलकर सचमुच एक ऐसा पारदर्शी माहौल बनाते हैं जहां हर मान्यता बिना किसी सरकारी दबाव के आराम से सांस ले सकती है। और आस्था की इस आजादी की तुरंत बाद स्रोत एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करता है, जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में निहित है। जी। भारत जैसे विशाल देश में जहां हर 100 किलोमीटर पर भाषा और संस्कृति बदल जाती है ना, वहां बहुसंख्यक आबादी के शोर में छोटी और अनूठी संस्कृतियों के विलुप्त होने का बहुत बड़ा खतरा हमेशा रहता है। इसीलिए शायद स्रोत के अनुसार अनुच्छेद 29 स्पष्ट रूप से भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा की बात करता है। बिल्कुल। और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है, ताकि एक छोटी सी आबादी वाले समुदाय को भी ये ना लगे कि उनकी अपनी पहचान इस इतने बड़े देश में कहीं खो जाएगी। सही कहा आपने। अब देखिए, हम इस पूरी स्टडी शीट के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण। हाँ, हमने समानता, आजादी, शोषण से बचाव, धर्म और संस्कृति से जुड़े इतने सारे अधिकारों की चर्चा कर ली। लेकिन जरा सोचिए, अगर सरकार या कोई भी संस्था आपके इन अधिकारों को मानने से ही इनकार कर दे तो आप क्या करेंगे? मतलब मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ। आप ये स्टडी शीट लेकर उनके सामने खड़े तो नहीं रह सकते ना कि देखिए इसमें लिखा है। हाँ, नहीं वो तो है। यहीं पर वो मास्टर की आती है जिससे स्रोत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, यानी अनुच्छेद 32, जो कि इस पूरे ढांचे की जान है। स्रोत में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का वो मशहूर कथन भी साफ साफ लिखा है, जहां उन्होंने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। हार्ट एंड सोल। हाँ, अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो स्रोत के अनुसार वो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकता है। सीधा, सबसे बड़ी अदालत में। और सुप्रीम कोर्ट के पास 5 खास तरह के आदेश, या जिन्हें हम रिट कहते हैं, वो जारी करने की शक्ति है। ये रिट्स ही वो असल कानूनी हथियार हैं जो बाकी सभी अधिकारों को असल में ताकत देते हैं। इस स्रोत में उन 5 रिट्स के नाम दिए गए हैं: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमास, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी और क्वो वोरेंटो। ये नाम सुनने में किसी जादू के मंत्र जैसे लगते हैं ना? हाँ, लैटिन शब्द हैं तो थोड़े भारी लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इनका काम बहुत ही व्यावहारिक है। तो चलिए ना, इन लैटिन मंत्रों को थोड़ा आम भाषा में डिकोड करते हैं। मान लीजिए कि पुलिस मेरे किसी दोस्त को बिना किसी वजह के उठा ले जाती है और 24 घंटे बाद भी उसे किसी जज के सामने पेश नहीं करती। तब कौन सा मंत्र काम आएगा? तब आपका पहला मंत्र काम आएगा हैबियस कॉर्पस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। अच्छा, मतलब फिजिकली प्रेजेंट करो। हाँ, इस रिट के तहत सुप्रीम कोर्ट सीधे पुलिस को आदेश देगा कि उस व्यक्ति को तुरंत अदालत के सामने लाया जाए और बताया जाए कि उसे क्यों बंदी बनाया गया है। और अगर कारण गलत हुआ तो? अगर कारण गैर कानूनी हुआ तो उसे उसी वक्त अदालत के आदेश से आजाद कर दिया जाएगा। वाह, ये तो सीधा और एकदम अचूक वार है। हाँ, और अगर कोई सरकारी अधिकारी अपना काम करने से ही मना कर दे तो? मान लीजिए कोई अधिकारी मेरा वैध लाइसेंस या राशन कार्ड बनाने से बिना किसी वजह के इनकार कर रहा हो, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में कोर्ट मैंडेमस जारी करता है। इसे हिंदी में परमादेश कहते हैं, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। ओके। इसके जरिए कोर्ट उस अधिकारी को उसकी कानूनी ड्यूटी पूरी करने का सख्त निर्देश देता है। इसके बाद आते हैं 2 और रिट्स, प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी, जो मुख्य रूप से निचली अदालतों के लिए होते हैं। निचली अदालतों के लिए वो कैसे है? जो कि गैर कानूनी है, तो कोर्ट सर्टियोरारी के जरिए उस पूरे मामले को अपने पास मंगवाकर उस फैसले को रद्द कर सकता है। यानी पूरे सिस्टम के अंदर मौजूद गड़बड़ियों को तुरंत सुधारने का पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। बिल्कुल। और वो जो आखिरी रिट थी, को वारंटो, उसका क्या काम है? क्या ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी सरकारी कुर्सी पर बैठ जाए
जिसका वो हकदार ही नहीं है? एकदम सटीक समझें आप। को वारंटो का मतलब ही है किस अधिकार से। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गलत तरीके से या फर्जी दस्तावेजों के सहारे बैठ गया है तो कोर्ट उससे सीधा पूछ सकता है कि आपने किस अधिकार से ये पद ग्रहण किया है। और अगर जवाब सही नहीं मिला तो छुट्टी? बिल्कुल, संतोषजनक जवाब न मिलने पर कोर्ट उसे उस पद से तुरंत हटा सकता है। अनुच्छेद 32 के बिना अगर आप देखें तो संविधान में लिखे गए बाकी सारे अधिकार सिर्फ एक खोखला वादा बनकर रह जाते। तो अगर हम इस पूरे दीपक क्लासेस के स्रोत को एक साथ जोड़कर देखें तो ये हमारे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर या मेंटल मैप बना देता है। एकदम क्लियर मैप। भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 और 6 मुख्य स्तंभ। समानता 14 से 18, आज़ादी 19 से 22, शोषण से आज़ादी 23 और 24, आस्था 25 से 28, संस्कृति 29 और 30 और इन सब की रक्षा करने वाला परम रक्षक अनुच्छेद 32। बहुत ही बढ़िया समरी दी आपने। क्लास समाप्ति से पहले के कुछ विशेष तथ्य भी स्रोत में दिए गए हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत फोकस वाले पॉइंट्स हैं। जैसे संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। हाँ, लेकिन 44 में संशोधन के बाद इसे अनुच्छेद 301 के तहत महज एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। राइट। और एक सबसे आश्वस्त करने वाली बात जो स्रोत में हाईलाइट की गई है कि देश में चाहे आपातकाल या इमरजेंसी ही क्यों ना लग जाए, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये आपातकाल वाला प्रावधान ना बहुत ही ज्यादा अहम है। ये इस बात की पक्की गारंटी है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, राज्य एक आम इंसान से उसके जीने का हक और न्याय का बुनियादी हक किसी भी कीमत पर नहीं छीन सकता। बिल्कुल। ये स्टडी शीट सिर्फ परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए नहीं है। ये एक स्वतंत्र समाज में रहने वाले हर नागरिक के लिए अपना वजूद समझने का एक बहुत बड़ा टूल है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस स्रोत ने इतने भारी भरकम कानूनी ढांचे को जिस तरह से एक तार्किक प्रवाह में पिरोया है ना, उससे ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि एक नागरिक के रूप में हम कितने सशक्त हैं। लेकिन इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद एक ऐसा विचार है जो मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर रहा है। वो क्या है? हमने शुरुआत में स्रोत के हवाले से कहा था कि मौलिक अधिकार हमें राज्य यानी स्टेट से बचाते हैं, और अनुच्छेद 12 ने बहुत साफ शब्दों में बताया भी कि राज्य क्या है, सरकार, संसद या सरकारी निकाय। हाँ, बिल्कुल यही पढ़ा था हमने। लेकिन आज की इस 21वीं सदी में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। जरा सोचिए, आज हमारी निजता जो अनुच्छेद 21 में है, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी या यहाँ तक कि समानता के लिए सबसे बड़ा खतरा शायद कोई सरकारी संस्था है ही नहीं। तो फिर कौन है? बल्कि ग्लोबल टेक कंपनियां हैं, उनके बनाए हुए एल्गोरिदम हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI है। ओह, ये तो एक बिल्कुल अलग ही एंगल है। सोचिए, अगर कोई AI एल्गोरिदम आपका बायोडेटा स्कैन करके सिर्फ आपके नाम या आपके इलाके की वजह से आपको नौकरी की लिस्ट से बाहर कर देता है, तो वो सीधे आपके समानता के अधिकार का हनन कर रहा है। हाँ, कर तो रहा है। लेकिन वो AI कोई राज्य तो नहीं है ना जिसके खिलाफ आप अनुच्छेद 32 लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सके। ये तो बहुत ही डराने वाला सच है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा ये पुराना लेकिन मजबूत संविधान इस नई डिजिटल दुनिया के अदृश्य राज्य से हमारी रक्षा कर पाएगा, या फिर हमें राज्य की इस परिभाषा को ही पूरी तरह से बदलने की जरूरत है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि अधिकार सिर्फ कागज पर नहीं, असल जिंदगी में भी सुरक्षित होने चाहिए। इसी विचार के साथ आज की इस डीप डाइव को हम यहीं रोकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।